हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है बेटे कि फुल टेस्ट नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के ऑलमोस्ट मिड में पहुंच चुके हैं। तो आई होप आपका टेस्ट सीरीज आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, तो चलिए पेपर जो है हम लोग शुरू करते हैं बेटे डिस्कशन, जिसका क्वेश्चन नंबर 46 दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया बेटे मोल कॉन्सेप्ट से है। ये आपसे पूछ रहा है कि कितना वॉल्यूम जो है वो रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, अगर 6 लीटर ऑफ प्रोपेन का कंबशन आपने किया है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको प्रोपेन के कंबशन का रिएक्शन लिखना होगा। ओके, तो प्रोपेन जो है वो होता है बेटे C3H8, है ना, ये गैसियस फेज में होता है। O2 से रिएक्ट कराते हैं कंबशन गैसियस फेज में, CO2 बनता है ना, और बनता है बेटे क्या, H2O। ठीक है, लिक्विड फेज में या फिर गैसियस फेज में, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर कंडीशंस, है ना। पहले आप रिएक्शन को करेंगे बैलेंस, है ना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाया आपने, यहाँ पर 4 लगाया, 3 2 जा 6 और 4 10, यहाँ पर हो रहा है बेटे 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसकी स्टीशियोमेट्री को देखिए 1 और 5 है। तो एज वी नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कि अगर ये गैसियस फेज में होते हैं तो जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। इट मींस कि 1 लीटर ऑफ प्रोपेन विल रिएक्ट विथ 5 लीटर ऑफ O2 एट सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो 6 लीटर of propane will react with obviously 30 liters of oxygen. Therefore, correct answer will be 30 liters. ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑफ क्वेश्चन नंबर 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 47 आपसे कह रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं N2 प्लस में, जो कि हम लोग काउंट कर सकते हैं पीरियोडिसिटी में भी, बॉन्डिंग में भी, है ना। तो देखिए नाइट्रोजन की जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इसीलिए N2 प्लस का क्या हो जाएगा बेटे, N2 प्लस का हो जाएगा 1s2 2s2 और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या, 2p1। मतलब इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कि काफी इजी क्वेश्चन आ गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड आपसे पूछा गया है 47। ठीक है, इसका थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, CRT एक्सपेरिमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए किया गया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। नहीं, गलत बात है ये। नेचर ऑफ गैस पे नहीं करता बेटे, ये इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस होता है। नेचर ऑफ गैस पे एनोड रेज डिपेंड करते हैं, ठीक है, ना कि कैथोड रे, बिकॉज कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, वो जो कि एक फंडामेंटल पार्टिकल है, वो सभी पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन सेम होता है। बट एनोड रेज आर आयोनाइज्ड गैसियस आयंस, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। तो इसीलिए वो गैस पे डिपेंड करता है और ये नहीं करते हैं। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब्स, बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो टीवी होता है, जो इतना चौड़ा वाला टीवी होता था, उसमें जो जो पीछे निकला होता है वो CRT का ट्यूब होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दूसरा वाला करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आते हैं बेटे 49 पे। ठीक है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्वेश्चन है बेटा आपका किससे, पीरियोडिसिटी से। पीरियोडिसिटी में आपसे पूछ रहा है कि क्या ऑर्डर है, तो बड़ा सिंपल है। फ्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, फिर क्लोरीन है, फिर सल्फर और फास्फोरस में आप डिसाइड करेंगे कैसे, अलोंग द पीरियड जाते हुए जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपका बढ़ता है। ठीक है, तो पहले फास्फोरस आता है, फिर सल्फर सल्फर आता है बाद में। इस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, इसलिए सल्फर का ज्यादा होगा और फास्फोरस का कम होगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। 50 पे आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह रहा है आपसे बेटे कौन सा, इसमें बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। SO2 भी एसिडिक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। क्लोरीन नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन नॉन मेटल का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम जो है वो दोनों ही नेचर शो करता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, 51 which is the following are isoelectronic but was first one is larger in size। ठीक है, isoelectronic भी है और फर्स्ट वन इज लार्जर भी है। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर होगा बेटे। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है ना, ये अलग अलग पीरियड के मेंबर्स हैं। इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक है पर S2 माइनस लार्जर होगा। ठीक है,
ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसमें 17 और एक 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, और इसमें 19 होता है नॉर्मली, एक निकल गया है, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो तो अनायंस का साइज जो है वो कटायन से क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 52 है ना, देखिए हाँ 52 में क्या कह रहा है आपसे, 52 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा आयनाइजेशन प्रोसेस में बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए ये टॉपिक है आपका बेटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी, केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11, ठीक है, जो कि पूछ रहा है कि किसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी किया है, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज भी किया है। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर किसमें इंक्रीज कर रहा है, देखते हैं बेटे। तो NO में अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें, ठीक है, तो 8 और 7 15, ठीक है, 8 और 7 15 होते हैं, तो 15 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटे वो 2.5 है। ये ट्रिक मैं कई बार सिखा चुका हूँ। 14 के लिए 3 होता है, और 14 से एक इलेक्ट्रॉन कम करें या फिर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा करें, हर बार आपका 0.5 से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ठीक है। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा, और बॉन्ड ऑर्डर 3 होने पे वो मोस्टली क्या होते हैं बेटे, डायमैग्नेटिक होते हैं, उसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता, तो ये आपका डायमैग्नेटिक है। और ये पैरामैग्नेटिक, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। देखिए चेंज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज भी किया है ना, और मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज भी किया है ना, पैरामैग्नेटिक से कहाँ आगे बेटे आप डायमैग्नेटिक पे, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आप चेक करेंगे, कहीं ना कहीं पे ये मिसमैच जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर चेक करने में प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर आपको एमओटी कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना पड़ेगा बेटे। अदरवाइज जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा इसमें से ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, नॉट, है ना। तो देखते हैं बेटे AlCl3 जो है इट इज अ हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 से कम है, इसीलिए ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है ये। CO2 एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा बेटे, क्योंकि CO2 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बने हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास बैलेंस में है। PCl5 जो हाइपर वैलेंट है, ठीक है, ये नहीं होगा आंसर। SO2 भी हाइपर वैलेंट है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक आता है लोन पेयर। 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो रहे हैं बेटे, और एक लोन पेयर है, तो इसके लिए ये 8 इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कर रहा है, हाइपर वैलेंट है, ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन, है ना, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ द ऑक्टेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 इनमें से कह रहा है कि कौन सा इसमें से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटे, कि अपने ग्राउंड स्टेट से उठ करके आप जो है ग्राउंड स्टेट से उठ करके इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ आप लेके जा रहे हो, ठीक है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जेनॉन की अगर बात करें तो जेनॉन जो है ना, क्योंकि जेनॉन में कन्फिग्रेशन होती है 5s2 5p6, 5s2 5p6, ठीक। तो 5p6 जो है वो अभी आपका ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट है इसका ये, जिसके अंदर कोई अनपेयर्ड नहीं, इसीलिए ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाता है। कोई अनपेयर्ड नहीं है तो कोई एक भी बॉन्ड ये नहीं बनाता है, ओके। जब आप इसके एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके कहाँ भेजोगे, 5d में, ये आपका 5d है, आपका 5p है, तो एक अनपेयर्ड यहाँ हो गया और एक अनपेयर्ड यहाँ हो गया, देखिए तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उठा करके आपने 5p से 5d भेजा, वो कहलाया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दो अनपेयर्ड है, तो इसीलिए वो बनाएंगे क्या, दो बॉन्ड्स, ठीक है, वैलेंसी वहां पर 2 होगी। और एट द सेम टाइम अगर आपको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप अनपेयर करेंगे, तो दो अनपेयर यहाँ पर हो गया और दो अनपेयर यहाँ पर हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 4 अनपेयर्ड, और 4 अनपेयर्ड होते हैं उसके 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जेनॉन के साथ पॉसिबल है, ठीक। तो ये आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, बाकी में आप चेक करेंगे ग्राउंड स्टेट में ही जो है आपके कुछ अनपेयर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए उसको एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ना, क्लोरीन के लिए आप 3s2 3p5 लिखते हैं, 3p5 में नोटिस करें, ठीक है, और ये आपका एक अनपेयर्ड यहीं पर है, ठीक है, तो ये आपका ग्राउंड स्टेट में ही एक वैलेंसी शो कर रहा है,
और 2 वैलेंसी शो करने के लिए, सॉरी 3 वैलेंसी शो करने के लिए उसको सिर्फ एक ही बार क्या करना होगा, अनपेयर करना होगा, है ना? तो एक बार अनपेयर कर देगा अगर, तो 1, 2 और 3, 3 अनपेयर्ड हो जाएँगे और ClF3 बन जाएगा। तो इस प्रकार से बाकी ऑप्शन चेक करेंगे आप, किसी में भी सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ किसमें जाना पड़ रहा है, ज़ेनॉन में जाना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये हुआ आपका 54। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 55 है ना? 55 में फॉर द प्रोसेस, ये आ गया बेटे आपका थर्मोडायनेमिक्स से लिक्विड और गैस का इंटर कन्वर्जन है, बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, इसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में होता है, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू होती है बेटे 0। ठीक है, तो डेल्टा जी 0 हो गया, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से कोई एक होना है। और लिक्विड से गैस गए हैं, है ना? लिक्विड से गैस जाने पे रैंडमनेस इंक्रीज करती है, और इसीलिए आप बोल रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, डेल्टा जी 0 और डेल्टा एस पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 56, 56 में अगेन आपका ये आ गया थर्मोडायनेमिक्स से ही, थर्मोकेमिस्ट्री है एग्जैक्टली। 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं भाई क्या है। 2CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2CO2 गैस, है ना? ये आपका बैलेंस करने पे रिएक्शन आएगा, ठीक है, जो कि 2CO2 गैस, ठीक है। इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा Ng लिखो बेटे, डेल्टा Ng होगा 2 - 3 इक्वल टू -1, ठीक है। 2 - 3 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। क्या हो गया सर? -1, ठीक है बेटे। तो 2 - 3 इज -1, ये आपकी डेल्टा Ng की वैल्यू है। डेल्टा Ng आने के बाद आपसे डेल्टा H और डेल्टा E में रिलेशन पूछा गया है, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी केमिकल चेंज के लिए ये रिलेशन होता है बेटे, डेल्टा H डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, जिसमें डेल्टा Ng की जो वैल्यू है इट इज -1, ठीक है। तो -1 का मतलब है ये हो गया डेल्टा E माइनस RT। तो ऑब्वियसली ऐसा अगर इक्वेशन बनता है तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा बेटे, डेल्टा ई बड़ा होगा। ताकि आप बड़े नंबर में से कुछ माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जो नंबर आपको मिलेगा वो छोटा मिलेगा, ठीक है। तो डेल्टा ई जो है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू डेल्टा एच। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 56 के बाद हम लोग आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 57। तो 57 जो है ये है आपका किससे, केमिकल इक्विलिब्रियम से, है ना? केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका क्वेश्चन आई, दिखते हैं कैसे करेंगे। ये एक्स सॉलिड ब्रेक कर रहा है बेटा, ये केपी टोटल प्रेशर ऑफ द गैस है। देखो, जब एक्स सॉलिड ब्रेक करेगा तो ए और बी बन रहा है, क्योंकि ये दोनों गैसियस फेज के हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो सेम रेशियो में होगा। मतलब अगर ये पी बन रहा है तो ये क्या बनेगा बेटे, 2p बनेगा। ये बन रहा है 2p, मतलब ये सीसोमेट्रिक के रेशियो में ही बनेगा, सीसोमेट्री के रेशियो में, ठीक। तो इससे आपका जो केपी है वो बन जाता है क्या, पी इंटू 2p का स्क्वायर, p इंटू 2p का स्क्वायर, दैट इज केपी की वैल्यू सॉलिड के लिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। तो ये हो गया p इंटू 2p का स्क्वायर, और केपी है 108 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा बेटे 4p क्यू। ठीक है, देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा 27 से, है ना? 27 4 जा 108 होता है, ठीक है, हाँ। तो इसीलिए p की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है, क्यूब रूट किया हमने 27 का क्यूब रूट 3, ठीक है। और आपसे टोटल प्रेशर पूछा है, तो टोटल प्रेशर होगा बेटे p प्लस 2p, ये हो जाएगा 3p, और 3 इंटू 10⁻³ करेंगे तो ये आएगा बेटे आपका 0.9 atm, 0.9 atm। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 57 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटे 58, जो कि है आपका किससे, आयनिक इक्विलिब्रियम से, ठीक है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में देखिए क्या पूछा गया है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है फॉर 0.1 मोलर सॉल्ट
सॉल्यूशन ऑफ KX, ठीक। इसमें KX को आपको आइडेंटिफाई करना है, KX क्या होता है, KX इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, है ना। तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए जो H की वैल्यू है वो है बेटे क्या, अंडर रूट ऑफ KH/C, ठीक है, जिसमें KH होता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड C होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। इसमें पहले आप KH निकालोगे, KH निकालने के लिए क्या करना होता है, इट इज गिवन बाय KW/KA, ऊपर KW रहता है और नीचे रहता है KA, क्योंकि जो वीक कंपोनेंट है वही हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका KW/K, तो Ka की वैल्यू, KW की वैल्यू है 10⁻⁻14 और Ka आपको दिया होगा देखिए 10⁻⁻7, तो ये आ गया 10⁻⁻7, ठीक। बस अब आपको वैल्यू पुट कर देना है 10⁻⁻7 यहाँ पर, और कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, मतलब 10 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे 10⁻⁻3, ये आपका अल्फा आ रहा है। और इसको अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में है, तो इनटू 100 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटे 0.1 परसेंटेज, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58, है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये हुआ आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे। 59, देखिए 59 भी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम से ही है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स कर रहा है और उस सॉल्यूशन का नेट पीएच पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया है कि आप पहले दोनों के मिली इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, जिसका मिली इक्विवेलेंट ज्यादा होगा वो चीज ज्यादा होगी वहां पर, मतलब वहीं से आपका H प्लस या फिर OH माइनस डिसाइड होगा, ठीक है। तो देखते हैं, ये हो रहा है बेटा 0.05 और इंटू 800, है ना, 0.05 और 800 है, ओके। तो इसके जो मिली मोल्स हो जाएंगे वो कितने, मिली इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे देखिए बेटे क्या हो जाएगा इसका मिली इक्विवेलेंट, अरे टी, क्या हो गया, ठीक है बेटे। तो पहले आप निकाल रहे हैं मिली इक्विवेलेंट्स, है ना, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, उसके लिए आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी 0.05, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml करते हैं, तो वॉल्यूम है आपका 800 ml, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बेटे, दो जीरो यहाँ से कट जाएगा, 8 5 हो जाएगा 40, तो ये हो गया 40 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, ओके। सिमिलरली मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl निकालोगे तो ये आएगा 0.1 इंटू 200, जो कि हो जाएगा कितना बेटे 20, है ना, 20 मिली इक्विवेलेंट। तो आपको समझ में आ रहा है कि एसिड और बेस में बेस ज्यादा है, तो इसीलिए क्या बचेगा बेटे, OH माइनस बचेगा, और OH माइनस की जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो कैसे निकालते हैं आप, बेस के इक्विवेलेंट माइनस एसिड के इक्विवेलेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये आपका टोटल फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस 20 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है 1000, इसको ml में ही रखेंगे बिकॉज हमने पहले भी ml में रखा है, ठीक है, तो इसीलिए ml में ही रखेंगे। ये हो जाएगा 20/1000, जो कि ये और ये कटेगा बेटे, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, है ना, यही मोलैरिटी भी होगी, यही नॉर्मेलिटी भी होगी OH माइनस की, ठीक है, क्योंकि उसका इन फैक्टर 1 होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ निगेटिव लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा POH इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग 2, ठीक है, एंड पीएच निकालने के लिए आप 14 से माइनस करेंगे, 14 माइनस 2 माइनस log 2, तो दिस विल बी 12 प्लस log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30, तो इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी 12.30, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड फॉर क्वेश्चन नंबर 59, ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, पर जो है आइनिक के क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट 59 के बाद हम लोग आते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 60। ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे, जिंक जो है वो क्या हो रहा है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रिडॉक्स का है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, देखिए यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर +2 में है, बिकॉज सल्फेट जो है वो -2 में होता है, तो जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्वेश्चन नंबर 60।
61 पे आते हैं बेटे। हाँ, ये आ गया आपका अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि कौन सा इनमें से स्टेबिलिटी ऑर्डर करेक्ट है। तो ये आपने पढ़ा है, बहुत ऑब्वियस है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बिकॉज ऑफ द हायर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप, है ना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, 61। 62 में आते हैं बेटे। 62 में ज्योमेट्री ऑफ CH3 इज टेट्राहेड्रल, बिल्कुल करेक्ट है ये। CH3 में जो है टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो 4 हैं, जिसकी वजह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 3 बॉन्ड पे और एक लोन पेयर। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। कार्बन इज sp3, नहीं sp2 हाइब्रिडाइज नहीं बेटे, sp3 है ये, तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 63। करेक्ट ऑर्डर बताना हाइब्रिडाइजेशन का, ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले आपको sp3 ढूंढना है, मतलब कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये रहा। फिर आपका ये sp2 है, sp2 है, फिर sp3 है। ठीक है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 63, है ना। ये आपको निकालने आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने होते हैं बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 64 पे आते हैं बेटे। 64 जो है ये आपका चैप्टर है क्या, हाइड्रोकार्बन, एक चैप्टर है क्लास 11th में, वहां पर आप पढ़ते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें कि लाइम जो है उसके प्रेजेंस में NaOH की रिएक्शन होती है, और उससे हम लोग अल्केन्स वगैरह बनाते हैं, Na2CO3 वहां से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ग्रुप है ये पूरा पूरा रिमूव हो जाएगा, और इसके बाद जो बचता है, देखिए वो कौन सा बच रहा है, बस ये बच रहा है आपका, तो अल्केन बनता है। क्वेश्चन नंबर 64, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। नेक्स्ट 64 के बाद आते हैं बेटे 65। 65 में आपसे कह रहा है कि विच अल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स कीटोन्स। देखिए इसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, जहां पर डबल बॉन्ड लगा होता है बेटे उसको बीच से ब्रेक करना होता है, और ब्रेक करके जो है आप वहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को फिट करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है ना, और एक मिथाइल लगा है। जहाँ हाइड्रोजन लग गया कार्बन पे, वो क्या होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन तो नहीं बनेगा वो। ठीक है, ये भी देखिए बेटे, ये भी आपका अल्डिहाइड देगा, ये भी अल्डिहाइड देगा। ठीक है, ये आपको अल्डिहाइड देगा, ये देगा कीटोन। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, और ये आपको दोनों ही कीटोन देगा बेटा, है ना। यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 66 पे आते हैं बेटे। देखिए 66 में आपसे कह रहा है, ये आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। स्टैगर्ड का मतलब होता है बेटे कि वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इक्लिप्स लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक, तो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज लेस स्टेबल, रॉन्ग हो गया यहीं पर, लेस स्टेबल नहीं है। इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन द स्टैगर्ड, नहीं ये भी गलत है, इक्लिप्स कभी भी मोर स्टेबल नहीं होता है बेटे। ठीक है, कम से कम इसमें तो नहीं होता, इथेन वगैरह में तो नहीं होता। ठीक है, इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट ही पूछा ना, करेक्ट पूछा है। स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ इथेन इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स बिकॉज स्टैगर्ड कंफर्मेशन नो टॉर्सियोनल स्ट्रेन, हाँ ये करेक्ट है। टॉर्सियोनल स्ट्रेन नहीं होता, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, रिपल्शन कम होता है, इसलिए जो है स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये भी कोई बहुत टफ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 67 पे आते हैं बेटे। 67 ये आ गया आपका सॉल्यूशन चैप्टर से, जो कि पूछ रहा है हेनरीज कांस्टेंट के बारे में, है ना। केएच के बारे में क्या पढ़ा है आपने, पहली बात क्या, केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, हमने इसका क्लास में ग्राफ भी पढ़ा है। ये रहा केएच और ये रहा टेम्परेचर, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ केएच आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, केएच डिक्रीज भी थिंक, नहीं गलत है ये। केएच इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैस सॉल्वेंट, बिल्कुल करेक्ट है बेटे, है ना। ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए केएच जो है वो एक ऐसा कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट इस पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे तो करता ही है। ठीक है, क्योंकि सेम लिक्विड में डिफरेंट गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है एट सेम प्रेशर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं केएच जो है वो नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट इस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे 68 पे। ये फिर से सॉल्यूशन चैप्टर से है, तो वो इस बार पूछ रहा है क्या, टोटल वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये रॉल्स लॉ का क्वेश्चन है बेटे, है ना। और रॉल्स लॉ में क्या होता है, रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है पीटी इज इक्वल्स टू
पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो बस डेटा पुट करना है। देखिए ए को आप मान लीजिए 266 वाला जो वो ए है, तो 266 एक्स ए कैसे आएगा, 2 मोल्स ऑफ बेंजीन और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आ गया, प्लस पी नॉट है दूसरा 236 और एक्स बी कैसे आएगा 3/5। बस इसको सॉल्व करेंगे बेटे, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें एक छोटा सा हिंट मैं आपको ये कर सकता हूँ कि जो टोटल प्रेशर होता है वो हमेशा दोनों पी नॉट के बीच में लाई करता है, दोनों पी नॉट के बीच में लाई करता है। तो इससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा ऑप्शन बनता है तो। देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया, वाह, तो एक ही आंसर बन रहा है बेटे 248, ठीक है। तो बिना इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व किए भी ऑप्शंस के हेल्प से कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे पीटी की वैल्यू हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में ही आती है, ठीक। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग बेटे अब 69 पे। 69 में आपसे कह रहा है ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन जीरो, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा जी नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है बेटे, वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एज यू नो कि दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर माइनस लगा है, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट हो जाएगा लेस देन जीरो। कि लेस देन जीरो वाले दो ऑप्शन है बेटे 1 और 3, ठीक है। फिर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे रिलेट करेंगे आइए देखते हैं। तो ई नॉट सेल जो है वो होता है आपका 0.06/n log ऑफ के सी, ठीक है। तो क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन जीरो एंड विच इज पॉसिबल when the answer of log kc is positive and this is possible when kc is greater than 1। तो दो दो चीजें हो रही है, यहाँ से पता लग रहा है डेल्टा जी इज लेस देन जीरो एंड यहाँ से पता लग रहा है कि kc इज ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है बेटे, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 69 के बाद 70 पे, ठीक है, हाँ 70 पे। तो 70 जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका पूछा गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, मोलर कंडक्टिविटी वाला टॉपिक है। तो कंडक्टिविटी दे रखी है, कंसंट्रेशन दिया है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा गया है। यूनिट के ऊपर फोकस करेंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है बेटे वो होता है k/c, जिसमें k दे रखा है आपको 1.6 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड कंसंट्रेशन है आपकी 0.01 मोल पर लीटर। उसको आप कन्वर्ट करोगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, जिसके लिए आपको 1000 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 0.01/1000 ये आ जाएगा आपका मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में, जिससे कि आपका आंसर आने वाला है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो उसके लिए आप सॉल्व करेंगे, ये वाला जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 100 जाएगा ऊपर, 100 जाने से क्या होगा 160, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो 160 विल बी द करेक्ट आंसर। एक जीरो, दो जीरो, एक यहाँ पे और 16 और हाँ ठीक है, 20, 160 करेक्ट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 70। 70 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 71। ये आया है बेटे आपका किससे, दिस इज फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, देखो SO2 का पूछा गया है और दिया है SO3 का, तो पहले तो आपस में रिलेट करिए, -1/2 DSO2/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है किसका, SO2 का। इस पूरे रिएक्शन का बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये डिसअपियरेंस का रेट नहीं है, बिकॉज डिसअपियरेंस में 2 नहीं आता है। 2 लगाया आपने, इसका मतलब ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आपने रिलेट किया SO3 के साथ, -1/2 DSO3/dt, माइनस नहीं सॉरी प्लस, क्योंकि SO3 प्रोडक्ट में है, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस DSO2, जो कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 है, एंड DSO3/dt जो कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और अपीयरेंस और डिसअपियरेंस दोनों क्या हो गए बेटे, सेम हो गए। पर यहाँ पर जो कॉमन मिस्टेक करेंगे बच्चे कि सर ये तो दे ही रखा है ना, ये इतनी वैल्यू ने फॉर्मेशन का दिया, मतलब ये दे रखा है और ये इसके बराबर है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, वैसा नहीं है।
क्योंकि ये इक्वेशन तभी करेक्ट होती है बेटे जब वो आपका मोल में हो ना। यहाँ पर आपको केजी में दे रखा है, तो पहले आपको इसको मोल पर मिनट में करना होगा, उसके बाद ही जो है आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। DSO3 बाई डी टी जो आपको दे रखा है वो है 4 × 10⁻⁴ kg per minute. So first of all, you will convert it into mole per minute. That is 4 × 10⁻⁴ divided by क्या करेंगे बेटे आप 80। इसमें SO3 का मोलर मास क्या है 80 होता है ना, 48 + 32। ठीक है, तो ये आपका मोल पर मिनट में आया। ठीक है, अब यही चीज जो है आपका -DSO2 बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको आंसर क्योंकि केजी में देना है इसीलिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा SO2 के मोलर मास से। ठीक है, तो SO2 का जो मोलर मास है वो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे -4 था, डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाइड बाय SO2 का मोलर मास हो जाएगा 32 + 32 दैट इज 64। ठीक, ये हो गया 64। अब इसको आप 16 से कैंसिल करेंगे, 16 5 जाओ, 16 4 जाओ। ठीक है, ये हो रहा है 16/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। तो इसका मतलब ये 3.2 होगा बेटा, है ना, 3 से डिवाइड होगा, 3.2 10⁻⁻⁴ केजी पर मिनट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ बच्चों ने मिस्टेक किया होगा कि वो इक्वेट कर देते हैं, वो नहीं देखते कि भाई यूनिट जो है वो केजी, और केजी में ये वाली चीज लागू नहीं होती। ये लागू होता है प्रेशर पे, ये लागू होता है आपका वॉल्यूम पे भी बोल सकते हैं, ये लागू होता है मोल पे। ठीक है, पर ये मास में अप्लाई नहीं होता है। तो अगर मास में गिवन हो, यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू मोल फर्स्ट, देन आप इंटर रिलेट कर पाएंगे, और वापस से उसको मास में करने के लिए उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका पूछा गया। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 71। काइनेटिक्स से क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। 72, ठीक है, 72 में हाफ लाइफ आपको फर्स्ट ऑर्डर का दे रखा है। स्पेसिफिक देखो, ये तो राइट क्वेश्चन आ गया, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का, और रेट कांस्टेंट जो है वो कैसे रिलेट होता है। टी हाफ इज गिवन बाय ln2/k। ठीक है, जिसमें k की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाएगी ln2 का मतलब हो गया 0.693, और जो आपका हाफ लाइफ है वो है 2772। ठीक है, बस इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है भाई, सेकंड इनवर्स इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब सेकंड इनवर्स इसका यूनिट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 73 पे आते हैं। हाँ, इनमें से ये क्वेश्चन है बेटा आपका ब्लॉक से, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। ठीक, इनकरेक्ट कौन सा है, तो देखिए SF4 इज अ गैस। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, अमंग हेक्सा हैलाइड्स हेक्साफ्लोराइड्स आर द ओनली स्टेबल हैलाइड्स। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है बेटे, जहां तक मुझे लग रहा है कि ये ग्रुप नंबर 16 का क्वेश्चन है, तो इन्होंने यहाँ पर लिखना चाहिए था कि अमंग हेक्सा हैलाइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि हेक्सा हैलाइड जो है वो सिर्फ फ्लोराइड्स का स्टेबल होता है, बिकॉज फ्लोराइड के बाद जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनका साइज काफी बड़ा हो जाता है, और 6 हैलोजन जो है वहां पर अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, इसीलिए ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन है। अब पूछा गया इनकरेक्ट है, तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, अभी तक आंसर नहीं आया, करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शंस मिले हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवैलेंसी टू 4 एंड इन प्रैक्टिस रियली एक्सीड्स। तो बिल्कुल करेक्ट है बेटे, नॉर्मली ये 2 के ऊपर नहीं जाता है, पर 4 डी मतलब इसके अंदर ऑर्बिटल जो है डी ऑर्बिटल होते नहीं है, तो और ये एक्सटेंड हो सकता था, 6 तक जा सकता था, पर ये जाता नहीं है। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड इंक्रीजेस, नहीं नहीं नहीं, इंक्रीजेस नहीं बेटा, ये होगा क्या, डिक्रीजेस, है ना, डिक्रीजेस। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऐसा क्यों होता है समझिए, सल्फर की जो ग्रुप है उसके दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीजन फैमिली जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, उसका है बेटे क्या, जो कॉमन वाला है आप बोल सकते हैं +6 और +4, है ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए +4 की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है और +6 की घटती है। ठीक है, तो +6 की घटती है, इसका मतलब क्या, +6 यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ऊपर की तरफ। ठीक, तो अगर वो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो वो नहीं जो है क्या होना चाहेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करना चाहेगा।
ठीक है? तो इसीलिए ऊपर से नीचे आते हुए जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज़ करती है। मतलब SO2 जो है, ठीक है? या फिर अगर TiO2 को कंपेयर करें तो TiO2 +4 में है, ना यहाँ पर भी ये +4 में है, ठीक है? तो सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है वो +4 से बेहतर +6 में रहना चाहता है क्योंकि वो ऊपर वाला मेंबर है। तो +4 से +6 में जाने के लिए उसको ऑक्सीडाइज़ होना पड़ेगा और ऑक्सीडाइज़ होने के लिए जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, है ना? मतलब खुद ऑक्सीडाइज़ हो रहे हैं तो प्रॉपर्टी कैसी है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है? तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसकी सबसे ज़्यादा है और इसकी कम होगी इसीलिए डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 73 4th ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीज़न होता है बेटे वैसे ये 74। आइए देखते हैं 74 में अगेन ये ब्लॉक से क्वेश्चन है। इनमें से कार्बन फैमिली से क्वेश्चन पूछा गया है बेटे। स्टेबिलिटी ऑफ EX4 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कार्बन फैमिली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है, +4 +2। +4 की जो स्टेबिलिटी है ऊपर से नीचे डिक्रीज़ करती है और +2 की इंक्रीज़ करती है, ठीक है? PbI4 डज़ नॉट एक्सिस्ट। हाँ, ठीक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि Pb यहाँ पर चला गया +4 में और Pb का ज़्यादा स्टेबल जो है वो क्या होता है बेटे +2। ठीक है? क्योंकि वो सबसे नीचे लाई कर रहा है, ठीक है? तो इसीलिए एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। दूसरा रीज़न ये दे सकते हैं कि PbI4 का जो I माइनस है वो Pb+4 को आसानी से Pb+2 में रिड्यूस कर सकता है, ठीक है? G एंड Pb फॉर्म्स EX2। हाँ, ये Pb+2 तो बना सकते हैं ना, +2 बना सकता है और जर्मेनियम भी +2 बना सकता है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा बेटे? ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। 2 ऑप्शन में से भी आपने अगर करेक्ट निकाल दिए तो आप लगा सकते हैं सेफली ऑल आर करेक्ट। दिस इज 74। 75 पे आते हैं। 75 में 75 में देखिए क्या पूछ रहा है। बेसिक मीडियम में देखो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डी ब्लॉक का क्या होता है बेटे? Cr2O72 माइनस को, ठीक है, Cr2O72 माइनस को अगर आप बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे आपका क्रोमेट आयन बनता है, ठीक है, जो कि ये ऑरेंज कलर का है बेटे, ये येलो कलर का है और ये H+ मीडियम में होता है ना। ये मैंने आपको जो है क्लास में भी सिखा रखा है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपसे येलो कलर का पूछा गया है तो इससे आप बना रहे हैं क्या? क्रोमेट आयन, ठीक है। 75। नेक्स्ट 75 के बाद आते हैं मेरे 76 पे। इनमें से कौन सा ऐसे पेयर ऑफ एटम्स है? सिंपल क्वेश्चन है। जर्कोनियम एंड हैफनियम ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनका जो साइज होता है वो क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली सेम होता है बेटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कौन सा है? देखिए स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली स्पिन करने के लिए, फ्रीली रोटेट करने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और वो तब हो सकता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है। तो देखो NH3 जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग है, ऑक्सलेट भी स्ट्रॉन्ग में ही, वीक में तो हम लोग काउंट करते हैं पर क्योंकि ये चिलेटिंग है इसलिए स्ट्रॉन्ग की तरह भी बिहेव करता है। इसमें जो F है वो क्लियरली एक वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली रोटेट कर सकते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। 77 के बाद आते हैं हम लोग 78 पे। इनमें से कौन सा आयंस कलरलेस है? ठीक है, ये भी पिछले भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन बेटे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। कलरलेस होने के लिए दो चीजें हैं। पहला, या तो फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, कोई डी ट्रांजिशन ना हो, और या तो डी ऑर्बिटल्स पूरे पूरे खाली हो, ठीक है। तो स्कैंडियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है, 4s2 3d1 होता है, 3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसीलिए आपका ये जो है ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं है? डी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से डी ट्रांजिशन नहीं होगा और ये हो जाएगा कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 79 क्वेश्चन में अगेन आपका ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया। बेटे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक काफी बड़ा चैप्टर है वॉल्यूम वाइज, इसीलिए इससे क्वेश्चंस आपको 2 से 3 4 तो मिल ही जाते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये एप्लीकेशन से पूछा गया है कि लेड पॉइजनिंग जो है वो किससे ट्रीट होती है, तो आंसर है बेटे EDTA 4 - सिस्प्लेटिन जो है वो कैंसर एजेंट होता है, एंटी कैंसर। ट्रांसप्लेटिन तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है ये आपका हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने एप्लीकेशन जो है वो अपने क्लास में किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 80 क्वेश्चन नंबर 80 अभी आपका ऑर्गेनिक से आ गया। देखिए क्या पूछ रहा है, SN1 का ऑर्डर क्या होगा। SN1 की जो इंटरमीडिएट होता है वो होता है आपका कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको चेक करना है। तो देखिए इसमें ये वाला कार्बन देखो बेटे, दो फिनाइल ग्रुप्स लगे हैं जो कि उसको एरोमेटिकली जो है उसको स्टेबलाइज करेंगे, और एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसमें दो ये है, दो फिनाइल है और एक H लगा है। ठीक है, तो इससे इससे थोड़ा कम हो गया। इसमें एक ही फिनाइल ग्रुप है, एक CH3 है, इससे ये कम हो गया। और इसमें एक फिनाइल है और यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो मिथाइल ग्रुप मिसिंग है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटे, ABCD। ये है आपका ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटाइन, दैट इज वाई ऑर्डर ऑफ द SN1 रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया बेटे आपका किससे, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर है जिसमें आप प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में टॉपिक पढ़ते हैं। अल्डिहाइड में भी इनमें से कौन सा ये कन्वर्जन हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, तो देखो अल्कोहल को अगर आपको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करना है तो यू विल हैव टू यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो कि ये है ना, ये जोन्स रिएजेंट होता है बेटे, ये कन्वर्ट कर सकता है। ये तो काफी स्ट्रांग है ना, इनऑर्गेनिक है ये नेचर में पर काफी स्ट्रांग होता है। ये भी इनऑर्गेनिक है नेचर में, काफी स्ट्रांग है। इसको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। ये आपका ज्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। ये अल्कोहल को जो है अल्डिहाइड तक लेके जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 82 पे आते हैं बेटे। 82 में आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। देखिए सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करा करा के देखना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप इसमें ऐड कर रहे हैं तो CH3 MgBr है, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर आपका हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है तो अल्टीमेटली यहाँ OH लगेगा, ये हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा बेटे, CH3। ठीक है, तो ये आपका 2 डिग्री तो नहीं है, है ना। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। ये वाला जो अल्कोहल है 3 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और यहाँ कार्बन, टोटल आपका 3 कार्बन से OH अटैच्ड है। मतलब ये वाला कार्बन OH जो अटैच्ड है वो 3 कार्बन जुड़ा हुआ, इसलिए टर्शरी अल्कोहल है। ये आंसर आपका करेक्ट नहीं है। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और ये इसको रिड्यूस करके अल्कोहल में ही लेके जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करता है बेटे किसमें, 1 डिग्री अल्कोहल में। ठीक है, और जो कीटोन्स होते हैं वो 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर तो रिडक्शन ही नहीं है, ये तो कुछ और ही रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 82। चलिए नेक्स्ट 83 पे आते हैं बच्चों। 83 में आपसे कह रहा है ओजोनोलिसिस आ गया और लूकस, अच्छा मतलब ये अल्कोहल और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर है उन दोनों को मिला करके है। तो 5 मिनट में अल्कोहल जो है वो लूकस टेस्ट कब देता है, जब वो सेकेंडरी अल्कोहल इमीडिएट देता है 3 डिग्री पे और थोड़ा सा डिले करता है वो 1 डिग्री पे। ठीक है, तो आपका जो 2 डिग्री अल्कोहल है तो ये नेग्लेक्ट हो गया, और ये भी आपका नहीं नहीं, ये तो टर्शरी हो गया, ये भी नेग्लेक्ट हो गया है। तो 2 डिग्री में कौन कौन सा आ रहा है बेटे, ये आ रहा है और ये आ रहा है, तो 1 और 3 में से कोई एक होगा। उसके बाद आप रिएक्शन करवा रहे हैं हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 से, अल्कीन देगा ऑब्वियसली, H2O रिमूव होगा बेटे। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, इनमें से जो अल्कीन दे रहा है वो C4H8 देगा, मतलब 4 कार्बन की अल्कीन। तो क्लियर हो गया यहीं से, 1 2 3 4 और 5 ये देगा आपको 5 कार्बन का अल्कीन। ठीक है, जो कि पेंट 2 इन होगा। ठीक है, और ये आपको देगा आपका अल्कीन दैट इज CH3CH और CH3। ठीक है, तो ये आपका अल्कीन है। बस अब यहाँ से कहानी खत्म है, यही आपका ऑप्शन बन गया। एक और चेक कर लीजिए, ओजोनोलिसिस होने पे सिमेट्रिक आपको मिलेगा, यहाँ पर O लगेगा। तो 1 2 3 4 है ना, मतलब C2H4 और O, ये आपका बन जाएगा अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। हमने पूरा चेक भी कर लिया, आगे भी चेक कर लिया, पर हमने वैसे यहीं पे क्लियर कर लिया था, पहले ही क्लियर कर लिया था कि बनी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 83 के बाद आते हैं बेटे।
84 पे 84 कह रहा है एसीटोन इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। एसीटोन जो है वो एक लाइटर कीटोन है और इसके अंदर जो है जो ऑक्सीजन है वो वाटर के साथ क्या करता है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये डिसॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन भी ये लिखा है, स्टेटमेंट ये बिल्कुल करेक्ट है बेटे। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है पर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है ना। 84, चलिए नेक्स्ट 85 पे आते हैं बच्चों। 85 में ये रहा 85। 85 में मेजर प्रोडक्ट्स पूछा गया है। तो देखो ये रिएक्शन जो है आपका हम लोग यूज करते हैं बेटे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है जो जिसमें कि क्यूमीन को H2O2 के साथ रिएक्ट करा करके हम लोग क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बनाते हैं ना, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और उसकी जो फर्दर हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, ठीक है, तो उससे बनता है फिनॉल और एसीटोन, फिनॉल और एसीटोन। ठीक है। तो ये काफी कॉमन रिएक्शन है, एनसीईआरटी में इजीली मेंशन्ड है ये। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए इसमें कह रहा है ना कि पी एक एरोमेटिक है और क्यू जो है उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो इनमें से एरोमेटिक कौन सा है बेटे, ये आपका एरोमेटिक है। ठीक है। और ये बता दो ए कौन सा है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ना आपका, ये आपका ए है। ठीक है, दिस इज ए, ये आपका ए है हम जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है। पर ए नहीं पूछा आपसे, पूछा है पी और क्यू। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिसिस कराने के बाद वाला प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं, दैट इज फिनॉल और एसीटोन। ठीक, 85। 85 के बाद आते हैं 86 पे, जो कि देखिए क्या है बेटे, ये आपका पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन है, फिर हाइड्रोलिसिस है, और फिर हैलोफॉर्म रिएक्शन। NaOCl क्या कराता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन कराता है जिसमें Cl प्रेजेंट है, इसीलिए आप क्लोरोफॉर्म रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो बन जाएगा क्या, देखो H यहाँ पर लगे जाएगा बेटे OH, और यहाँ लग जाएगा CH3, और यहाँ पर लग गया H। तो इसका मतलब ये सिंपली इथेनॉल है, CH3 CH2 OH, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल की खास बात क्या होती है कि इट कैन शो हैलोफॉर्म रिएक्शन, है ना। जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं वो शो करते हैं, और इथेनॉल शो करता है, और आपका इथेनल भी कर सकता है। ठीक है, इथेनल CH3CHO, है ना, ये अल्डिहाइड और ये अल्कोहल, ये आपके शो करते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या क्या बनता है बेटे, एक तो बन जाता है आपका HCOO, दैट इज, ठीक है, ये HCOO बन जाता है। और क्या बन जाता है बेटे आपका, दिस इज CHCl3, है ना, क्योंकि हमने क्या यूज किया हुआ है, NaOCl यूज किया हुआ है। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन से। अब आइए ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो कंपाउंड वाइज ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन ही है ये, बिकॉज तीन क्लोरो, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्लोरोफॉर्म भी पढ़ते हैं। ठीक है। कंपाउंड वाई इज क्लोरोफॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड वाई गिव्स सैलिसल्डिहाइड while treating with phenol in presence of alkali, बिल्कुल करेक्ट है। एक रिएक्शन आपने पढ़ा है बेटे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स वगैरह में, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स में पढ़ा होगा, फिनॉल में भी, है ना, कि रिएक्शन का नाम है रीमर टीमन रिएक्शन। है रीमर टीमन रिएक्शन में जो है आप क्लोरोफॉर्म के हेल्प से और अल्कली मीडियम के हेल्प से सैलिसल्डिहाइड बनाते हैं, जिसमें OH और CHO लगा होता है ऑर्थो पोजीशंस पे, है ना, और वो मेजर प्रोडक्ट होता है आपका। और उसमें एक और चीज होती है इंपॉर्टेंट, क्या, कि डाइक्लोरोकार्बीन जो है उसका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 86 के बाद आते हैं बेटे 87 पे। 87, ये देखिए 87 आपका सिंपल जो है ये क्या है, दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है बेटे। NaOBr में NaOBr की जगह आप मोस्टली ये देखते हैं NaOH और Br2, है ना, पर ये दोनों मिल करके इसकी तरह ही काम करते हैं। कई कई बार आप रिएक्शन में ये भी पाएंगे O-Br लिखा है, जिसमें Na+ का भी कोई रोल नहीं है, रोल सिर्फ किसका होता है, O-Br का। ठीक है। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की जो बात होती है वो क्या होती है, सिर्फ जहां पर अमाइड होता है, अमाइड को वो गायब करके अमीन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखिए जिसमें अमाइड गायब हुआ हो और कोई इफेक्ट ना पड़े, तो ये रहा बेटे आपका ये ऑप्शन है, बिकॉज CH3 तो है, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 88।
इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन OCH3 ऑलवेज इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, देखिए एनिलीन जो होता है बेटे वो ये होता है, एनिलीन में अगर आप लगाते हैं क्या OCH3, है ना, तो OCH3 जो है वो क्या करेगा आइए देखते हैं बेटे। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी, पहले आप यहाँ पे H प्लस अटैक कराओगे और इसको बना दोगे NH3 प्लस। अब इसकी स्टेबिलिटी से पता लगेगा कि ये बेसिक है या नहीं है और उसमें OCH3 का क्या रोल है। तो आपको पता है OCH3 का जो इफेक्ट है वो है प्लस आर माइनस आई। तो प्लस आर जो है वो आपका काम करता है ऑर्थो पे एंड पैरा पे ना, यहाँ पे और यहाँ पे काम करेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जो कि उसको स्टेबलाइज करेगा क्योंकि वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑर्थो और पैरा पे तो इफेक्ट डालेगा, उसको ज्यादा बेसिक बनाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब वो मेटा पे लगेगा, जब वो यहाँ लगेगा ना, ठीक है, जब वो यहाँ लगेगा तो वो उसको डिस्टेबलाइज कर देगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर प्लस आर काम करेगा नहीं, माइनस आई काम करेगा। और माइनस आई जब काम करेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि एनिलीन जो है वो मतलब ये मेटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन जो है वो आपका बन जाएगा क्या, लेस बेसिक, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन उसने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ऑलवेज इंक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ लिखा है, ऑलवेज नहीं है। जब ऑर्थो और पैरा पे लगेगा तो इंक्रीज करेगा, मेटा पे लगेगा तो डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मिथेन अमाइन। देखो अमोनिया ये है और मिथेन अमाइन ये है, ठीक है, इन दोनों में ज्यादा बेसिक होगा ये, और जो ज्यादा बेसिक होता है उसकी पीकेबी क्या होती है, कम होती है ना, उल्टा होता है, ज्यादा बेसिक मतलब पीकेबी कम। तो पीकेबी वैल्यू ऑफ अमोनिया स्मॉलर बोल रहा है, नहीं इसका स्मॉलर नहीं, इसका स्मॉलर होगा, तो इसलिए ये भी गलत है और ये भी गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था अमाइन से बेटे, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट 89 पे आते हैं। अल्फा बीटा ऑफ फॉर्म, ये थोड़ा सिंपल है, एनोमर्स कहलाते हैं बिकॉज ये एनोमेरिक कार्बन पे अपनी कन्फिगरेशन को चेंज करते हैं और जहां पर एनोमेरिक कार्बन पे चेंज करे उसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। एंशोमर्स तो कहीं से भी नहीं है, बाकी ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 90 पे। कलर ऑफ दिस कंपाउंड पूछ रहा है, तो देखिए कलर ऑफ दिस कंपाउंड बड़ा सिंपल है, दिस इज दिस कंपाउंड जो है ये बनता कहाँ पर है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टेस्टिंग ऑफ सल्फर। सल्फर में हम लोग डालते हैं क्या, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, जो कि आपको एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स देता है और वो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स यही, ठीक है, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि ये आपका वॉयलेट कलर का और वहां पर सल्फाइड आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि हम लोग लसाइन टेस्ट के नाम टॉपिक के अंडर पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लास 11th में जनरल जीओसी में आपको ये दिखता है। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपका डिस्कशन जो है बेटे FT नंबर 5 का वो कंप्लीट होता है। तो सभी को रिजल्ट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह आपके रह गया हो, ठीक है, तो फिर आप अपने नियरेस्ट सेंटर पे जो भी टीचर्स प्रेजेंट है उनके साथ फिजिकली बैठ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू।